Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी कंफ्यूजन हुई कि सर हमारे इकोनॉमिक्स हमें बहुत अच्छी लगती है और इकोनॉमिक्स हमारी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि फ्यूचर में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम फ्यूचर में ये सोचें कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम एक रेपुटेड जॉब ले पाएंगे तो क्या हो पाएगा, और अगर हो भी पाएगा तो कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो इसमें दी जाती हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैंने आज ये वीडियो लेक्चर सीरीज शूट की है और मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कंप्लीट आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स अगर आपको पसंद है और आप इकोनॉमिक्स की फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आपके चार चांद लग सकते हैं और आपको एक अच्छी वेल रेप्यूटेड जॉब प्रोफाइल मिल सकती है। तो बताओ, आप लोग इंटरेस्टेड हो? शुरू करूं वीडियो? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम बात करें कि वो कौन कौन से टॉप करियर्स हैं जिनसे आपको इकोनॉमिक्स में एक अच्छी जॉब मिल सकती है, वो भी कब? क्लास 12 के बाद। मतलब हम मेनली ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें फ्यूचर में एक अच्छी जॉब चाहिए तो उस जॉब के लिए आज से यानी 12th क्लास के पास होने के बाद हमें कौन कौन से वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिस स्टेप को लेने के बाद हमें वो जॉब मिल जाएगी, और वो भी किससे रिलेटेड? इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आप जानते हो 1947 में हमारा जो इकॉनमी है वो क्लोज्ड इकॉनमी हो गई थी, ठीक है। लेकिन 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो हमारी इकॉनमी वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ इंटीग्रेट हुई यानी जुड़ी। तो ऐसे में हमें इकोनॉमिक्स के फील्ड के रिसर्चर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी। आपने इकोनॉमिक्स में कई सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी, एडम स्मिथ की थ्योरी पढ़ी होगी, जेएम केनिस की थ्योरी पढ़ी होगी। ये लोग क्या बताते हैं कि इकॉनमी को सही रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि इकॉनमी का जो इनकम है, नेशनल इनकम है, वो बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सके। असल में इकॉनमी को बढ़ाने के लिए यही तो फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे में इकोनॉमिक्स की जो जॉब्स है ना वो उस दिन से बढ़नी शुरू हो गई, यानी 1991 से हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स की जॉब्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ इकोनॉमिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इसमें जो जॉब्स लगती है ना वो बहुत ही चार चांद लगाने वाली मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स भी है, हमारे पास प्राइवेट जॉब्स भी है, और हमारे पास एब्रॉड विदेशों में भी जॉब्स हैं। चलो मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी है, ठीक है। आप सबसे पहली चीज़ तो है टीचिंग। मतलब ये तो सभी लोग का ज़्यादातर फेवरेट होता है टीचिंग, कि अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे अच्छे से तो कल को हम एक अच्छे टीचर बन जाएंगे। लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए सिर्फ अच्छा पढ़ाना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि एक सही अप्रोच ज़रूरी होती है कि आप कैसे एक अच्छे टीचर बन सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने क्लास 12 क्लास पास की, ठीक है, और आपने मन में माइंड सेट कर लिया कि हमें इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही अच्छा टीचर बनना है। तो आप क्या करो, 12th क्लास के बाद आप अपनी ग्रेजुएशन को ज्वाइन कर लो, ठीक है, जो भी ग्रेजुएशन हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा ग्रेजुएशन में भी आप इकोनॉमिक्स चूज़ करो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स चूज़ करो, या फिर आप बीए विद इकोनॉमिक्स चूज़ करो, ठीक है। मतलब आर्ट्स वालों के लिए मैं बोलूँगा बीए इकोनॉमिक्स चूज़ करें, और कॉमर्स वालों को बोलूँगा कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स चूज़ करें, ठीक है। अब अगर आप ये चूज़ कर लेते हो तो आपका इकोनॉमिक्स का जो बैकग्राउंड है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है 3 साल की, फिर आपको एमकॉम में एडमिशन लेना पड़ता है। जो लोग कॉमर्स वाले हैं उनके लिए एमकॉम, और अगर मैं बात करूँ ई कॉमर्स वालों के लिए तो उनको एमए करनी पड़ती है, एमए विद इकोनॉमिक्स करनी पड़ती है। तो जब आप इसमें अपना एनरोलमेंट करवा लेते हो तो क्या होता है ना कि आप, एक एग्ज़ाम होता है, यूजीसी जो है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसको बोलते हैं नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोलमेंट ले रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हो गई है, ये सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो जैसे ही आपने नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपको क्या मिलने लगेगी? जेआरएफ मिलने लगेगी। जेआरएफ का मतलब होता है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया आप टीचर बन जाओगे, लेकिन अगर आप पीएचडी कर लोगे तो तुम्हारी जो टीचर की क्वालिटी है ना वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इसमें क्या देती है, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी रैंक्स आई होती है उनको गवर्नमेंट अराउंड 35,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये महीने के देती है। और कब तक देती है? 5 सालों तक देती है, ताकि आप रिसर्च पे फोकस करो और उसके बाद फिर आप क्या बन जाओगे? टीचर बन जाओगे, एक अच्छे टीचर बन जाओगे, और आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा? डॉक्टर लग जाएगा। मतलब कि आपके लिए इकोनॉमिक्स में सबसे जो बेहतर अपॉर्चुनिटी है दैट इज टीचिंग। और मैंने खुद भी देखा है, देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू बिकम अ टीचर एंड दे विल ज्वाइन
ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कोर्स ओवर देयर। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, टीचिंग, ठीक है, अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो। बट आपका मन नहीं है टीचिंग करने का तो भी आपके पास कई सारे ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं, आप आईईएस का एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। जैसे आपने यूपीएससी सुना है, यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज होती हैं उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जिसमें क्या होते हैं, आपकी आईएएस होती है पोस्ट, आईपीएस होती है, आईआरएस होती है, आईएफएस होती है और आईईएस होती है। तो ये जो आईएएस होता है, मैं तो आपको बताऊंगा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और आईएएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए इकोनॉमिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है ना, तो आप इन एग्जाम को मान के चलो कि आपकी प्रोबेबिलिटी 70% बन जाती है कि आप इनको आसानी से क्लियर कर सकते हो। जैसे यूपीएससी में आपका इंडियन पॉलिटी नाम का एक सब्जेक्ट है, उसमें सारे यही टॉपिक्स होते हैं, मतलब एडवांस लेवल के होते हैं, बट आपने अगर पढ़े हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो आपके पास ये वाला भी ऑप्शन है अगर आप चाहें इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद करना चाहें तो। थर्ड ऑप्शन है बैंकिंग। दोस्तों बैंकिंग तो मैं आपको क्या बताऊं, एक गजब की चीज़ है। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पता ही है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट बताने वाली चीज़ का नाम क्या होता है, जीडीपी। याद रखना, हर इकोनॉमी का जो जीडीपी बढ़ता है उसके पीछे का सबसे पहला और सबसे प्राइम रीज़न पता है क्या होता है, बैंकिंग। जिस कंट्री का बैंकिंग स्ट्रांग है ना, समझो उस कंट्री का जो जीडीपी है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और बैंकिंग को स्ट्रांग करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, हमारे पास मैन फोर्स चाहिए होता है, लोग चाहिए होते हैं काम करने वाले। और जनरली बैंकों के अंदर काम करने के लिए जो अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं उनमें इकोनॉमिक्स किए हुए स्टूडेंट्स को ही रखा जाता है। इसलिए बैंक्स की जॉब के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ही सूटेबल है। अब इसमें आपकी कौन कौन सी बैंक्स कवर होती है, पब्लिक भी होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं, फॉरेन बैंक्स भी होती हैं। और कैंडिडेट को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या चाहिए होती है, डिग्री या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया बैचलर में, या फिर एमए हो गया, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। और कौन कौन सी जॉब्स आपकी लग सकती है, ऑफिसर्स की, क्लर्क की, इकोनॉमिक एडवाइज़र की। ज़्यादातर इकोनॉमिक एडवाइजर्स की जॉब लगती है इसमें, ठीक है। और मैनेजरियल पोजीशन के लिए भी इसमें जॉब लगती है, क्योंकि उनको पता होता है किस तरह से फंड को प्रिक्योर किया जाता है, किस तरह अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड अमाउंट को सेटिस्फाई किया जा सकता है। इसलिए बैंक्स की जॉब में ज़्यादातर इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को रखा जाता है, ऊंची पोस्ट के लिए, छोटी छोटी पोस्ट के लिए नहीं। इसके बाद नंबर 4 पे मैं कहूँगा इंटरनेशनल एजेंसीज। अच्छा, इंटरनेशनल एजेंसीज में बात करता हूँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, इसी तरह बात करता हूँ वर्ल्ड बैंक की, फिर आपका आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन है ना, वो इसके मेंबर है और वो भी अच्छी रैंक पर है डब्ल्यूएचओ के अंदर। तो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको एक अच्छी जगह चाहिए तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स का कोर्स करना पड़ेगा। अब क्या होता है ना कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक में ना, वर्ल्ड बैंक नहीं, आईएमएफ में जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो हमारी इंडियन है। आईएमएफ में जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो हमारी इंडियन है, जिनका नाम है गीता गोपीनाथन। उन्होंने भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की हुई है। तो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, अगर आपको इसमें जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। फिर अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी स्टार्ट होती हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको भी पता होगा, लगेगा कि हाँ भाई कुछ ऐसी चीज़ हम पढ़ रहे हैं जो हमें भी पता है। जैसे अगर आपको स्टैटिस्टिशियंस की जॉब चाहिए या स्ट्रेटेजिस्ट की जॉब चाहिए तो आपको इकोनॉमिक्स करनी पड़ेगी। अब ये क्या होती है जॉब, एक कंपनी में आपको रखा जाएगा और कहा जाएगा कंपनी के पिछले साल की सेल्स का ग्राफ ऐसा है, बताओ फ्यूचर में ग्राफ कैसा बनेगा। तो आपको स्टैट्स के फंड यूज़ करके, इकोनॉमिक्स के फंड यूज़ करके प्रिडिक्शंस देनी पड़ेंगी कि फ्यूचर में ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा या फ्यूचर में ग्राफ और अपवर्ड जाएगा। आप समझ रहे हो। तो ये सारी जॉब्स कौन किसको मिलती हैं, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस। ये रिस्क मैनेजमेंट एनालिसिस होता है, ये बताता है एक कंपनी में कितना रिस्क है कि अगर हम ये नया प्रोजेक्ट लाएंगे तो 90% रिस्क है कि ये काम नहीं होगा, या 10% है कि ये रिस्क होगा ही होगा। मतलब कितना रिस्क होगा किसी एक प्रोजेक्ट में, कौन बताएगा, रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट बताएंगे। इसी तरह से ऑपरेशनल रिसर्च एनालिस्ट होता है, इंश्योरेंस वाले होता है, बजट वाले होता है। बजट तो आप जानते हो ना, गवर्नमेंट बजट आपने पढ़ा था। इसके लिए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से प्रेफरेंस लिया जाती है, उनसे राय पूछी जाती है कि बताओ ये ठीक है या नहीं है। तो अब जैसा मैंने आपको बताया था 1981 के बाद से जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आप यहाँ देख सकते हैं फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि एक
इतने सारे इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं जिनमें अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे सिक्योरिटीज हो गया, प्रोफेशनल साइंटिफिक रिसर्च हो गई, क्रेडिट इंटरमीडिएटरीज हो गई, कंपनी मैनेजमेंट हो गई, इंश्योरेंस हो गया और अदर सेक्टर। इन सभी सेक्टर्स के अंदर इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी जाती है और दिन पर दिन जो इनका जो ग्राफ है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की जॉब का, वो बढ़ता ही जा रहा है, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं इन सभी जॉब्स को करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा, बताऊँ, चलो बताता हूँ। आपको सबसे पहले तो 12th क्लास पास करनी पड़ेगी, ठीक। जब आप 12th क्लास पास कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे हो कि सर ग्रेजुएशन में क्या करें, मैंने आपको बताया अगर आप कॉमर्स से हो तो बीकॉम कर सकते हो, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है। या और अगर आप इसमें प्रोफेशनलिज्म चाहते हो तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप मान लो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आप बीए कर लो, बीए विद इकोनॉमिक्स कर लो और बीए के बाद फिर क्या कर लो, एमए कर लो, वो भी किससे, इकोनॉमिक्स से। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप कर सकते हो। तो वही ये चीज़ लिखी हुई है कि आप बैचलर करो किसमें, इकोनॉमिक्स में, आप बैचलर करो बिजनेस इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में और भी कई सारे कोर्सेज होते हैं वो भी आप कर सकते हो। तो मतलब आपको इन जॉब्स के लिए इस तरह से जो है चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होती है, सर एक बात बताओ कि जैसे अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी, तो क्या उसके लिए हमारे पास मैथ्स का होना ज़रूरी है। अब जो आर्ट्स वाले हैं उनके पास तो बेचारों के पास मैथ्स होती नहीं है, कॉमर्स वाले के पास होती है तो लेते नहीं है। तो अब ये डाउट सुनो, देखो इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो मैथ्स की रिक्वायरमेंट मांगते हैं नहीं मांगते हैं। मैं आपको कहूँगा अगर इंडिया में 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें से 90 यूनिवर्सिटीज़ है जो मैथ्स मांगती है और 10 यूनिवर्सिटी है जो मैथ नहीं मांगती है। तो आपका ये डाउट भी सही है कि सर अल्टीमेटली मैथ्स तो मांगी जा रही है, हाँ मांगी जा रही है, लेकिन अभी भी देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलाउ कर देती हैं विदाउट मैथ्स भी। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, लॉयल कॉलेज, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी और माउंट कार्मेल कॉलेज, ये तीन और भी कॉलेजेस हैं, मैंने तीन का काम लिखा है कि इन कॉलेजों के अंदर क्या है कि अगर आपने मैथ्स नहीं भी ले रखे तो भी आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके मन में एक डाउट है कि क्या मैथ्स होना ज़रूरी है, तो देखो चांसेस है 90% हो तो अच्छा है, 10% कुछ कॉलेजेस हैं जो आपका बिना मैथ्स के भी एडमिशन ले लेंगे। कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से हम इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँ, जयपुर का NIMS यूनिवर्सिटी है, दिल्ली का हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में सेंट स्टीफन कॉलेज है, ये सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं। फिर दिल्ली में मिरिंडा हाउस नाम का कॉलेज है, श्री राम का तो नाम आपने सुना ही होगा, हंसराज, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, गर्गी कॉलेज। तो ये सारे वो कॉलेजेस हैं जिनमें अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए एडमिशन ले लेते हो तो समझो आपके 5 स्टार लग जाएंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। इनके अंदर क्या है ना, जो टीचर और फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। कोशिश करो अगर इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो इन कॉलेजेस से करो, ऐसा नहीं कि और कॉलेजेस नहीं है, बट इन कॉलेजों को आप पहली प्रेफरेंस में रखो। अगर आप इसमें एडमिशन मिलता है तो जल्दी से इसमें एडमिशन ले लो। अब दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज़ एक्चुअल साइंस। मतलब ये मेरा फेवरेट है, इवन मैंने भी इसमें ट्राई किया हुआ है। एक्चुअल साइंस के बारे में भाई साहब, ये अकेली ऐसी जॉब है जिसमें मान लो हमें कैंडिडेट की ज़रूरत है 1 लाख, लेकिन जब हम मार्केट में देखते हैं ना तो सिर्फ मिलते हैं 20,000 कैंडिडेट। मतलब ये पहली ऐसी जॉब है जिसके अंदर वैकेंसीज जो हैं वो ज़्यादा है और कैंडिडेट्स जो हैं वो कम है। वरना आप हमेशा ये सुनते हो कि कैंडिडेट ज़्यादा है वैकेंसीज कम है, लेकिन एक्चुअल साइंस के साथ जस्ट अपोजिट है। मैं आपको बता दूं एक्चुअल साइंस कोर्स होता क्या है। आप कई सारे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हो, आजकल जैसे कोरोना वायरस में भी कोरोना इंश्योरेंस होने लगे, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। तो इनके लिए जो प्रीमियम डिसाइड किया जाता है कि कितना प्रीमियम लेना है, अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है, कितना रिस्क है इंश्योरेंस कंपनी वालों को अगर वो 10 लोगों का इंश्योरेंस करते हैं, कितना कंपनी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कमा सकती है, ये सब कौन बताता है, ये वो बताते हैं जिन्होंने एक्चुअल साइंस का कोर्स किया हुआ था। क्योंकि इनको बेसिकली स्टैट्स की, इनको बेसिकली मैथ्स की एक अच्छी खासी नॉलेज होती है और इस कोर्स का नाम है एक्चुअल साइंस, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एक्चुअल साइंस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर में ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक्चुअल साइंस, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन फंड, एंटरप्रेन्योर रिस्क, एक्चुअल कंसल्टेंसी फर्म, एक्चुअली कंसल्टेंसी फर्म, इन्वेस्टमेंट, पेंशन, रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, पहली बात तो ये है कि एक्चुअल साइंस जिन्होंने किया है उनको इंश्योरेंस सेक्टर में आसानी से जॉब मिल जाती है। इवन कह लो इंश्योरेंस सेक्टर में जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो यही लोग होते हैं कि कितना प्रीमियम लेना है, कौन सी नई पॉलिसी लॉन्च करनी है, वो सब यही लोग बताते हैं, ठीक है।
दूसरी चीज़ होती है कि मान लो अगर आप कल को लोन लेने के लिए जा रहे हो, तो लोन लेने के लिए जब जाओगे तो आप कहोगे कि ये मेरी बिल्डिंग है, इसको आप गिरवी रख के मुझे क्या दे दो, लोन दे दो, मॉर्गेज कर लो। तो उस बिल्डिंग की उस दिन क्या कीमत है, ये कौन निकालता है, एक्चुअल साइंस वाला पर्सन निकालता है। बहुत डिमांड में है जॉब, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ये इसकी करियर अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको बताता हूँ करना कैसे होता है। सबसे पहले ना आपको एक्चुअल साइंस करने के लिए इसकी यूनिवर्सिटी आईएआई में, आईएआई का मतलब होता है इंडियन एक्चुअल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन एक्चुअल ऑफ इंडिया। इसका एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम होता है ACET, बोले तो एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको टेस्ट को क्लियर कर लोगे, आप इसमें क्या करोगे, परमानेंट एनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसमें ना टोटल 15 एग्ज़ाम होते हैं। अब आपको एक खास बात बताऊं, अगर 15 में से आपने 4 एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिए तो आपको इतनी अच्छी जॉब मिलेगी कि आप पाँचवें एग्ज़ाम दोगे ही नहीं। ये बात सच है। टोटल इसमें 15 एग्जाम्स होते हैं, आप कह सकते हो 15 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से अगर आपने 4 सब्जेक्ट भी क्लियर कर लिए तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। अभी तो मुझे याद है जिस एक स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट क्रॉस किए थे, उसकी जो जॉब थी दैट इज़ 14 लाख रुपीज़ पर मंथ। दिस इज स्टार्टिंग पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज है ये। इवन मैंने खुद ने इसके 2 एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। मैंने 3 एग्ज़ाम के लिए भरा था, लेकिन मेरे 2 एग्ज़ाम हुए, एक में मैं फेल हो गया था। लेकिन उसके बाद से जब से CA ज्वाइन की, फिर मैंने इस एग्ज़ाम को बीच में छोड़ दिया, क्योंकि मैथ से उतना प्यार था भी नहीं। बट चलो फिर भी मैंने क्लियर कर लिया, ये अच्छी बात है। बट अगर मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, जिनको मैथ्स से प्यार है ना और स्टैट से प्यार है, वही इस कोर्स को करें और कोई ना करे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इसके देखो टोटल 15 एग्जाम्स होते हैं, जिनके अंदर अगर 4 से 5 भी आपने कर लिए तो आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और ये बेसिकली किसके लिए, जो मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, स्टैट्स ऑनर्स कर रहे हैं, या बी कॉमर्स। मैं तो कहता हूँ बी कॉमर्स के लिए भी नहीं है, सच मायने में मैथ्स वालों के लिए है और स्टैट्स वालों के लिए है, ठीक है। तो आपको समझ आई, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज हैं। बेसिकली ये वीडियो मैंने सेपरेट बनाई है इकोनॉमिक्स वालों के लिए। अगर आप कहोगे कि हाँ सर ये बता दो CA के लिए कैसे क्या रिक्वायरमेंट होती है, सी कैसे किया जाता है, कब एग्जाम होते हैं, CMA वगैरह के बारे में, या HR के बारे में, या होटल मैनेजमेंट के बारे में, तो आप मुझे बता देना, मैं पर्टिकुलरली उस पर वीडियोज़ बना दूंगा। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पर हमें संपर्क कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू चाहे कॉल करके भी, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और धमाकेदार सीरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।